अच्छा बच्चों देखो, मॉल के ना ये एमसीक्यूज काफी ज्यादा हैं। मैंने 2018 से लेकर 2025 तक, ज्यादा पुराने एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन वो भी आप चेक कर लें कितने ज्यादा हैं। अराउंड 128 एमसीक्यूज हैं, 128। ठीक है। तो डेफिनेटली आपसे सारे एक दिन में भी नहीं होंगे, कुछ ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो आपसे हो ही नहीं रहे होंगे। उसकी कुछ रीजंस हैं। पहली रीजन कि कुछ ऐसे एमसीक्यू हैं जिनमें इक्वेशन रिक्वायर्ड है, और वो इक्वेशन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, यहाँ नहीं पढ़ोगे। ठीक है बेटा। तो कुछ तो ऐसे एमसीक्यूज हैं जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, उनकी इक्वेशंस, इसलिए वो आपसे नहीं हो रहे होंगे। और कुछ में कुछ नया कॉन्सेप्ट है, वो मैं आज आपको सिखाता हूँ। ये स्लो स्लो होगा। मैं आपको आज की क्लास में अगर 10 एमसीक्यूज कराता हूँ, फिर 10 एमसीक्यूज, फिर 10 एमसीक्यूज, मतलब 30 एमसीक्यूज आप मेरे से कर लो। देन आप देखना कि आप कहोगे सर आगे अब हमसे होना शुरू हो गए हैं। लेकिन पहले 10 एमसीक्यूज आपको मे भी काफी मुश्किल लगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप फर्स्ट टाइम समझ रहे होंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द एवोगैड्रोस कांस्टेंट इज करेक्ट। एवोगैड्रोस कांस्टेंट क्या होता है आपको पता है ना? कि ये कहता है कि एक मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.02 टाइम्स 10 to the power 23 पार्टिकल्स। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बच्चों 1 डजन होता है ना, 1 डजन का मतलब होता है 12 पार्टिकल्स। तो ये बेसिकली नंबर बता रहा है ना, डजन नंबर बता रहा है। इसी तरीके से बच्चों ये जो मोल है ना, मोल भी आपको नंबर्स बता रहा है, पार्टिकल्स की तादाद बता रहा है कि कितने पार्टिकल्स हैं। तो कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट द एवोगैड्रोस कांस्टेंट इज करेक्ट। इट इज द मैस। नो भाई, मैस तो नहीं होगा ना बच्चों, बताओ जरा। क्या मैस होगा? एवोगैड्रोस कांस्टेंट नंबर है या मैस है? जी बच्चों, आप मुझे मैसेज में बताएंगे, ठीक है? को होस्ट पर आप मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से बेटा, इट इज द मैस ऑफ 6.02 टाइम्स 10 to the power 23 एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। नहीं बेटा, दिस इज नॉट अ मैस, दिस इज द नंबर। एवोगैड्रोस कांस्टेंट मैस तो नहीं है ना, नंबर है। अच्छा, सीओडी बेटा ठीक लिखा हुआ है इसने। इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ नियॉन। बेटा एक मोल नियॉन में, 1 मोल ऑफ नियॉन, इसमें कितने एटम्स होंगे? नियॉन एटम ही है ना। 6.02 टाइम्स 10 to the power 23 एटम्स। तो क्या ये एवोगैड्रोस नंबर नहीं है बेटा? दिस इज एवोगैड्रोस नंबर ना, ये बिल्कुल ठीक बात लिखी है इसने। इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल। अच्छा, डी क्यों रॉन्ग है बेटा? डी इसलिए रॉन्ग है, सी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ एनी एलिमेंट। नहीं भाई, अगर तो आप कहते ना 12 ग्राम ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, अगर तो आप 12 ग्राम ऑफ कार्बन कहते तो दैट इज इक्वल टू 1 मोल, और उसमें 6.02 टाइम्स 10 to the power 23 पार्टिकल्स आ रहे हैं। लेकिन बेटा 24 ग्राम अगर आप लोगे ना मैग्नीशियम, तो उसके अंदर इतने पार्टिकल्स आएंगे। पहली बात, ये जो मोल्स हैं ये मैस पे डिपेंड तो नहीं करता ना, ये तो पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग है। ये कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट का जो 12 ग्राम होगा ना, उसमें एवोगैड्रोस नंबर होंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ जो आपका 12 ग्राम कार्बन है दैट इज इक्वल टू 1 मोल और एवोगैड्रोस कांस्टेंट। उसकी रीजन ये है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। अब मैग्नीशियम में इतने पार्टिकल्स कब होंगे? जब आप उसका 24 ग्राम मेजर करोगे, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए एक सीक्वेंस में पहले आपको वो क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेशन से रिलेटेड हैं, फिर उसके बाद कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे। और ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना बेटा, ये वाले जिसमें स्केलेटल फॉर्मूला है, ये अभी आपसे नहीं होंगे। उसकी रीजन ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये स्केलेटल फॉर्मूला कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसको फिलहाल आप स्किप भी कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है बच्चों के विच स्टेटमेंट अबाउट द एटम एंड मॉलिक्यूल इज करेक्ट। The molecular formula of a compound is the simplest whole number ratio। बिल्कुल गलत है भाई, ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। अगर तो यहां लिखा होता ना इसने एम्पिरिकल, फिर बात ठीक थी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। इसी तरह देखो नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contains 6.02 टाइम्स 10 to the power 23 एटम्स। नहीं भाई, देखो ना, अगर मैं 1 मोल ऑफ H2O लेता हूं,
तो इसमें 6.02 टाइम्स 10⁻23 एटम्स तो नहीं होंगे ना, इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे भाई। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा सब्सटेंस ले रहे हो। अगर H2O ले रहे हो तो उसमें एटम्स तो नहीं होंगे ना। इस तरह अगर आप लेते हो 1 मोल ऑफ OH माइनस, तो इसमें 6.02 टाइम्स 10⁻23 आइंस होंगे, एटम्स तो नहीं होंगे। तो एटम्स का होना फिक्स तो नहीं है भाई कि 1 मोल में हमेशा एवोगैड्रोस एटम का होना मस्त नहीं है। अगर यहाँ पार्टिकल लिखता तो फिर ठीक हो जाना था, पार्टिकल्स तो हो सकते हैं ना बेटा, क्योंकि पार्टिकल्स में भी एटम, में भी आइन, में भी मॉलिक्यूल, में भी फॉर्मूला यूनिट। लेकिन यहाँ इसने फिक्स कर दिया कि 1 मोल में हमेशा इतने एटम्स ही होंगे, एटम्स नहीं होंगे। अगर आप 1 मोल वाटर लोगे तो उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल OH लोगे तो उसमें आइंस होंगे, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट उस वक्त ठीक होती अगर आप यहाँ पर एटम्स की जगह पार्टिकल्स लिख देते। अच्छा, सी क्या कह रहा है, द रिलेटिव एटॉमिक मास। बेटा आपको डेफिनेशंस करवाई थी, याद है, डेफिनेशंस आपको करवाई थी पहली क्लास में। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, रिलेटिव फार्मूला मास क्या है, और रिलेटिव आइसोटोपिक मास क्या है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। बेटा इसकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा गलतियां हैं। मैं आपको रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन बताऊं जो मैंने आपको लिखवाई थी, एक मिनट जरा देखो। मेरा रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी मैंने आपको नोट्स में, चेक करो जरा, ये देखना जरा। इट इज द वेटेड एवरेज mass of all the isotope of an element relative to 1/12। भाई कार्बन के 1/12 से कंपेयर करना है, 1/12। और ये आपको समझाने के लिए बेटा मैंने यहाँ पर पूरा एक इसकी एक एनोलॉजी सी आपको बताई थी कि 1/12 का क्या मतलब होता है। कि कार्बन को अगर आप 12 पार्ट्स में डिवाइड करो ना इक्वली, कार्बन को 12 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करो, तो जो इसका एक पार्ट है, ये जो एक स्लाइस है, दैट इज 1/12। ये 1/12 है। और इस 1/12 ऑफ कार्बन को आप कहते हैं 1 AMU। कार्बन को बेटा अगर आप 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो ये जो एक स्लाइस आ रहा है आपके पास, दिस इज द 1/12 ऑफ कार्बन 12। और 1/12 ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 AMU। और आप जब भी किसी अननोन एलिमेंट का एटॉमिक मास मेजर करते हैं तो आप इस 1 AMU को स्टैंडर्ड के तौर पर लेते हैं, और दूसरे साइड पर आप वो एलिमेंट या एटम रखेंगे जिसका मास आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। जिस तरह हीलियम का मास अब आपने फाइंड आउट करना था तो आपको 4 AMU रखने पड़े इधर, तो हीलियम का एटॉमिक मास 4 AMU हो गया। तो ये बेटा आपको डेफिनेशन बताई थी। अब आप दोबारा देखो कि इस डेफिनेशन में क्या प्रॉब्लम है जो इसने लिखी है। ये कह रहा है कि द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रेशियो ऑफ द, पहले तो वेटेड एवरेज नहीं लिखा, weighted average mass of all the atom of an element relative to 1/12 is missing भाई। 1/12 तो है ही नहीं, कार्बन 12 से कंपेयर नहीं करते, कार्बन 12 का 1/12 लेते हैं और उससे कंपेयर करते हैं, तो इसका मतलब है ये रॉन्ग है। The relative formula mass of a compound is the sum of individual atomic masses of the atom in the formula। बिल्कुल ठीक है बेटा, ये बेटा बिल्कुल ठीक है। कैसे, देखो, ये जो रिलेटिव फार्मूला मैस की टर्म है ना, ये आप आयोनिक कंपाउंड के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन इसी को आप कोवलेंट कंपाउंड के लिए भी यूज कर सकते हैं, यही टर्म। तो H2O, इसका फॉर्मूला मैस कैसे निकालेंगे भाई, ये जो इंडिविजुअल एटम्स के मैसेज हैं इनको सम कर दो ना, H2O इंडिविजुअल एटम के मैसेज को सम कर दो तो यू विल गेट द रिलेटिव फार्मूला मैस। रिलेटिव फार्मूला मैस जो टर्म है, इसको आप आयोनिक कंपाउंड्स के लिए भी यूज करते हैं और इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है ना। तो बेटा डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यहां क्या कह रहा है बच्चों कि मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड हैज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ईच मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एल्यूमिनियम एटम एंड 6 क्लोरीन एटम। बेटा आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है, याद है आपने Al2Cl6 का डॉट एंड क्रॉस भी बनाया भाई। ये कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, all the chlorine atoms in 1 gram of molten aluminum chloride have the same mass। बेटा कह रहा है कि इसमें जितने भी क्लोरीन एटम्स हैं उसका सेम मैस है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा क्यों नहीं है, देखो आपको याद होगा कि जब मैं आपको ये करा रहा था मैंने आपको बताया था जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन बेटा वो नेचर में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन 35 37, ठीक है ना। तो अगर आप कहीं से भी क्लोरीन का सैंपल लोगे ना तो आपको 75% ये वाला क्लोरीन मिलेगा, 25% ये वाला क्लोरीन मिलेगा, 37।
और फिर आप इसकी बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालते हो, इनको आप मल्टीप्लाई करते हो इनके एटॉमिक मैसेज, इनके एटॉमिक मैसेज को उनकी अबंडेंस के साथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो कि 100 है, और ये रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया। तो क्या तमाम क्लोरीन एटम का मास एक जैसा होता है? नहीं, आइसोटोप्स भी तो होते हैं, डिफरेंट मास होता है। तो यहां पर यही चीज वो आपसे पूछना चाह रहा है बच्चों, कह रहा है कि ये बताओ कि all the chlorine atoms in 1 gram of molten aluminum chloride have the same mass। सेम मैस तो नहीं होगा ना बच्चों, सेम मैस नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये रॉन्ग है। 1 mole of molten aluminum chloride contains 6.02 times 10⁻23। नहीं बेटा देखो, ये इसकी अगर आप बात कर रहे हो ना, 1 mole ऑफ Al2Cl6, बेटा इसमें क्लोरीन कितने हैं ये बता दो, कितने, सॉरी एल्यूमिनियम कितने हैं बेटा इसमें? एक है, दो है? Al2Cl6 की बात कर रहा हूं, इसमें टोटल एल्यूमिनियम कितने नजर आ रहे हैं आपको? 1 मोल Al2Cl6 में आपको 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम। और 2 मोल्स का मतलब है कि 2 × 10⁻²² टाइम्स 10⁻23 एटम्स हैं इसमें। ये बात नहीं समझ आई? देखो, देखो बच्चों, जिस तरह वाटर है ना, मैं कहता हूं 1 मोल ऑफ H2O, भाई इसमें ये तो मॉलिक्यूल है ना, H2O तो मॉलिक्यूल है। मैं आपसे कहता हूं इसमें हाइड्रोजन एटम्स के कितने मोल हैं, तो आप कहोगे 1 मोल वाटर में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। तो टोटल 3 मोल एटम्स हैं इसमें, टोटल 3 मोल एटम्स हैं। ठीक है ना? अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो आप इन 3 को टाइम्स एवोगैड्रोस कांस्टेंट करोगे। लेकिन वो ये कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड ये है Al2Cl6, क्या इसमें एवोगैड्रोस कांस्टेंट, एवोगैड्रोस नंबर होंगे एल्यूमिनियम के, या एवोगैड्रोस नंबर को टाइम्स 2 करना होगा क्योंकि Al2 है ना, तो टाइम्स 2 करना होगा। तो बेटा दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। 1 मोल ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड contains इतने क्लोरीन के एटम, अभी चेक कर लेते हैं। डी तो बिल्कुल रॉन्ग है भाई, एम्पिरिकल फार्मूला कह रहा है। बड़ा एम्पिरिकल फार्मूला ये थोड़ी होगा, AlCl3 होगा, इसके सिंप्लीफाई करो ना, AlCl3 होगा। तो डी टू रॉन्ग, इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। लेकिन क्यों, अभी देख लेते हो। तो जिसमें ये कह रहा है कि 1 मोल में 1 मोल ऑफ Al2Cl6, बड़ा मुझे ये बताओ, वो तो टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन एटम पूछता है, पहले मुझे मोल्स ऑफ एटम्स बताओ। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्लोरीन एटम्स के कितने मोल्स हैं? तो मैं कहूंगा 6 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स। भाई इसमें पार्टिकल्स कितने आएंगे? पार्टिकल्स तो 6 × 6.02 टाइम्स 10⁻23 यू विल गेट दी मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स। बेटा देखो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6.02 टाइम्स 6, यार 36.12 टाइम्स 10⁻23, और ये आ जाएगा आपका फिर 3.6 टाइम्स 10⁻24। तो बिल्कुल ठीक है भाई, आप चेक कर लो कि 1 मोल क्लोरीन में 6 मोल क्लोरीन के एटम्स हैं। तो 6 मोल क्लोरीन एटम्स, 1 मोल में एवोगैड्रोस कांस्टेंट होते हैं, तो 6 मोल में कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो ना बच्चों। तो सी इज द राइट आंसर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? The relative atomic mass of chlorine, the relative atomic mass of a chlorine atom is this। हाँ बच्चों, ये ट्रिकी है क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि बच्चे पीरियोडिक टेबल में देखेंगे और इसमें गलत गलत आंसर लगाते जाएंगे। बच्चों इसको देखो, शाबाश, जल्दी से देखो। ये बात कब ठीक होती? अगर वो कहता, अगर वो कहता द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एज एन एलिमेंट, अगर वो ये कहता द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एलिमेंट इज 35.5, बिल्कुल ठीक थी फिर, कि जो क्लोरीन एलिमेंट है ना उसका रिलेटिव एटॉमिक मास, चीज तो आइसोटोपिक मास पूछा भाई, ये भी गलत लिखा हुआ भाई इसने। आइसोटोपिक मास, ये तो आइसोटोपिक मास पूछ रहा है भाई, ये इसी तरह है बेटा। मैं आपको दोबारा वहीं लेके जाता हूँ नोट्स में।
ये देखो बच्चों, ये किया हुआ है ना, रिलेटिव आइसोटोपिक मैस। ओ भाई, रिलेटिव आइसोटोपिक मैस का मतलब है कि आप इस एक आइसोटोप का मैस डिस्कस कर रहे हो बस। रिलेटिव आइसोटोपिक मैस का मतलब है कि आप इस एक आइसोटोप का मैस डिस्कस कर रहे हो। एक आइसोटोप का मैस। एटॉमिक मैस क्या होता है बच्चों? एटॉमिक मैस ये होता है कि आप, रिलेटिव एटॉमिक मैस की बात कर रहा हूं, कि आप वेटेड एवरेज लेते हो ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप है उनका वेटेड एवरेज, दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मैस, AR। लेकिन वो तो रिलेटिव आइसोटोपिक मैस पूछ रहा है, रिलेटिव आइसोटोपिक मैस तो एक आइसोटोप का मैस है। तो बच्चों अब आप खुद बताओ कि यहां पर आपको क्या करना होगा। रिलेटिव आइसोटोपिक मैस ऑफ क्लोरीन इज व्हाट? बेटा, या 35 होगा या 37 होगा, ये तो नहीं होगा। या 35 हो सकता है या 37 हो सकता है, एक आइसोटोप का मैस। ओ सॉरी, यही कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन 4 ही कर रहा हूँ। मजे की बात है, दोनों के ऑप्शन, अच्छा मैं क्वेश्चन 4 करते करते 5 पर आ गया, सॉरी। अच्छा, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम इज 35.5। तो बेटा यहां पर ये क्यों गलत है ये बात? अच्छा, मैं नीचे वाले ऑप्शन पे चला गया था। अब ये इसलिए गलत है स्टूडेंट्स, कि अगर ये कहता ना कि द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एलिमेंट, फिर बात ठीक थी। क्लोरीन एलिमेंट कहता है, ठीक है ना, इसने एलिमेंट नहीं कहा, ये स्पेसिफिक इस क्लोरीन एटम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए दिस इज रॉन्ग। द रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100.1। बेटा जरा ये कर लो, ये कर लो, निकाल लो क्या आता है इसका। कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन। कैल्शियम का मेरा ख्याल है 40.1 है एग्जैक्टली, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो। कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है। तो 40.1 प्लस 12 प्लस 48 इज इक्वल टू 100.1 ही बन रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। लेकिन बच्चों, रिलेटिव, सी क्यू आ रहा है, रिलेटिव आइसोटोपिक मैस, फिर वही बात कर रहा है भाई, एक आइसोटोप का मैस तो 24 होगा ना। ये जो 24.3 है बच्चों, ये तमाम आइसोटोप का रिलेटिव एटॉमिक मैस लिया हुआ है। अगर आपसे वो एक आइसोटोप का मैस पूछ रहा है, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, एक आइसोटोप का मैस तो 24 होगा, नॉट 24.3। ठीक है, तो सी इज द रॉन्ग आंसर। द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, बेटा O2 तो 32 होगा ना, 16 होता है ऑक्सीजन, तो 16 टू 32, तो ये भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन 5 को खुद कर लो ना बच्चों, क्वेश्चन 5 खुद कर लो, शाबाश, आसान है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया काफी हद तक। देखो ये आपको उस वक्त ये सही समझ आएगी जब आपको डेफिनेशन आपने समझी होंगी, अगर डेफिनेशन नहीं समझी, चलो मैं एक और बात बता देता हूँ बच्चों। आप में से कितने बच्चे हैं जो मोल दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं, बताओ जरा। बेटा कितने बच्चे हैं जो मोल दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं सर हमसे गलती होगी, चलो एक दो मोल और पढ़ा दें, क्लास मिस कर दी थी ऑनलाइन। बताएं ना भाई, मैसेज पे जल्दी से बताएं, दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं मोल, जल्दी से बताएं, क्योंकि मेरे एक अभी ऑनलाइन क्लास में मैंने मोल स्टार्ट किया है, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, मतलब लिंक सेंड कर दिया करूंगा स्कूल के बच्चों को। हाँ जी, अबीहा, अहमद अली, अमरीन, हया अहमद, इफ्रा, मवादा, माइशम, मुदस्सिर, मोहम्मद, मोहम्मद फहद, शहीर, तनीस, अनफाल। बेटा मोल दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं या नहीं? अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो मुझे मैसेज करें ना जूम पर, ताकि मैं आपको फिर उस क्लास का लिंक सेंड कर दिया करूं। वो क्लास की टाइमिंग है, मैं आपको बता देता हूँ। जी बेटा, क्लास की टाइमिंग है 7:45 से 8:45, 7:45 to 8:45। ठीक है, उसमें थोड़ा मैं और डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। तो आप दोबारा बेशक क्लास ले लें मोल की, ताकि आप वहां से मोल पढ़ते जाएंगे, यहाँ से साथ साथ करते भी जाएं, ठीक है। अच्छा बेटा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्लोरीन एटम हैज रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ 35.5। देखो अगेन, भाई आइसोटोप के मैस की बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन के जो दो आइसोटोप होते हैं, 35 या 37। अगर वो ये कह रहा है कि क्लोरीन का आइसोटोपिक मैस क्या होगा, तो या आप ये बताओ या ये बताओ ना, ये तो आपका रिलेटिव एटॉमिक मैस है, दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मैस। ये गलत हो गया बेटा, ए इज रॉन्ग। अच्छा, क्लोरीन हैज ए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ 70। नो भाई, क्लोरीन आपके पास इस तरह है ना, 35.5। अब इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 35.5
क्लोरीन Cl2 होता है ना बेटा, Cl2 की फॉर्म में होता है ना। तो 35.5 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 71। ये गलत किया हुआ उसने। ICl हैज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ 162.4। बेटा ये ठीक है, ये ठीक है। मैं भी इसको बता देता हूँ कैसे ठीक है। मुझे एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा आयोडीन का। 1 मिनट निकाल लेते हैं। डी क्यों रॉन्ग है? NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, राइट। आयोनिक कंपाउंड के लिए ये टर्म यूज नहीं करते। मॉलिक्यूलर मास, भाई मॉलिक्यूल तो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए वर्ड यूज होता है। मॉलिक्यूल की टर्म कोवेलेंट कंपाउंड के लिए यूज होती है। NaCl इज आयोनिक, इसके लिए क्या टर्म यूज होगी? फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास बेटा। तो आप अगर ICl का बेटा एटॉमिक मास निकाल लो पीरियोडिक टेबल से देखकर, आयोडीन का एटॉमिक मास और क्लोरीन का एटॉमिक मास, क्लोरीन का 35.5 है और आयोडीन का भी इसी तरह बेटा कुछ उसमें आता है डेसिमल्स के अंदर, तो एग्जैक्टली यही बनेगा, ठीक है ना बेटा। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास जो है ना ICl का 162.4 है। अच्छा बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। देखो, अब ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए फिलहाल स्किप करवा रहा हूं, इसलिए स्किप करवा रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल है। कि आपको पता होगा कि अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है वो कीटोन में जाता है ऑक्सीडेशन होकर। तो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता ना, तो आप बेटा इसलिए इसको नहीं करोगे, ठीक है। इसी तरह मैं अब आगे कुछ ऐसे, हाँ ये क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। कुछ मैंने मार्क किए ताकि अभी आपको इनिशियली फर्स्ट स्टेज में वो वाले करवाऊंगा। बेटा इस क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहा है कंपाउंड एक्स इज द ऑक्साइड ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट। पीरियड 3 में क्या क्या आते हैं आपको पता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये आते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये पीरियड 3 है। आगे क्लोरीन भी है। कह रहा है कंपाउंड एक्स इज द ऑक्साइड ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट, मतलब सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। कंपाउंड एक्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव एसिडिक सोल्यूशन। अब दो तो निकल गए भाई। देखो, MgO निकल गया क्योंकि दिस इज बेसिक। MgO ना बेसिक ऑक्साइड है। वैसे जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना बेटा, वहां भी पढ़ेंगे और ओ लेवल्स में भी आपने पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द बेसिक ऑक्साइड। इसको वाटर में डालते हैं तो बेस बनता है MgOH होल ट्वाइस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेटा वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होता। याद है ना, ये भी ओ लेवल से पढ़ा हुआ है, एम्फोटेरिक है लेकिन वाटर में तो डिसॉल्व नहीं होता। ये कह रहा है कंपाउंड एक्स वाटर से रिएक्शन करेगा तो एसिडिक सोल्यूशन बनेगा। तो भाई ये तो नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता? तो बेटा ये भी आप इनऑर्गेनिक में पढ़ लोगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल, ठीक है। अच्छा मैं आपको थोड़ा आसान कर देता हूँ ना, इक्वेशन भी बना देता हूँ फिर आप कर लीजिएगा। फास्फोरस ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, बेटा ये दोनों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं। ये ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है जो मैं भी बता रहा हूं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसिड। तो बेटा ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है P4O10। इसको वाटर में डालो तो पता है क्या बनेगा? H3PO4 फास्फोरिक एसिड। बैलेंस कर लेते हैं। आप समझ लो इक्वेशन आपको दी होगी, परेशान मत हो ना। आप समझ लें इक्वेशन आपको दी होगी क्योंकि बेटा ये इक्वेशन आपके सिलेबस का हिस्सा है ना, इसलिए उसने यहाँ मेंशन नहीं की हुई। लेकिन जब आप इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे आपको आ जाएगी। तो इसलिए अभी आप इक्वेशन के बारे में परेशान ना हो कि सर इक्वेशन नहीं आती हम कैसे करेंगे। मुदस्सिर किसका पूछ रहे हो कि वाई ए इज रॉन्ग बेटा? बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होता मुदस्सिर। वो कह रहा है कि रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ वाटर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन ही नहीं करता मुदस्सिर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन नहीं करता क्योंकि उसमें डिसॉल्व ही नहीं होता, तो रिएक्शन कैसे करेगा? क्लियर है? अच्छा बेटा इसको बैलेंस कर लो। देखो 4 फास्फोरस में यहाँ 4 लग गया, 4H3PO4। और हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? हाइड्रोजन कितने हो गए जरा काउंट करो। 4 3 12, तो यहाँ 6 लग जाएगा। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ भाई इक्वेशंस को देख के परेशान ना हो। इक्वेशंस जब आप इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। और दूसरा बेटा ऑक्साइड ये है SO3 + H2O। ये तो आपने ओ लेवल्स में किया हुआ है, मुझे याद है। ये तो आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी पढ़ते हो जब सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हो या एसिड रेन। H2SO4। ये बेटा ये दो ऑक्साइड्स हैं और आप देख रहे हो बोथ आर एसिडिक क्योंकि जब आप इनको वाटर में डाल रहे हो तो क्या कर रहे हैं? ये आपको एसिड बनाकर दे रहे हैं। अच्छा वो कह रहे हैं कि 0.1 ग्राम ऑफ कंपाउंड एक्स,
ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है। अब क्वेश्चन सुनो बेटा गौर से। 0.1 ग्राम इसका भी लिया हुआ है आपने, और 0.1 ग्राम बेटा आपने इसका भी लिया। इसको आप वाटर से रिएक्ट करवा रहे हो टू गिव एन एसिडिक सोल्यूशन। फिर क्या करते हो जी? फिर जो एसिड बनता है ना बेटा, ये कह रहा है उस एसिड का आप रिएक्शन करवा रहे हो। A solution is prepared by reacting 0.1 gram of compound egg with excess of water. This solution is neutralized. This solution is neutralized by exactly 25 cubic centimeter of 0.1 mole per cubic decimeter sodium hydroxide solution. What could be identity of compound X? बेटा जरा यहीं से ट्राई कर लेते हैं, SO3 से भी आपको समझा भी दूंगा कैसे हो रहा है। बेटा सबसे पहले इसके मोल्स निकाल लो, SO3 के मोल्स निकाल लो बच्चों। मोल्स कैसे निकालेंगे? 0.1 डिवाइडेड बाय इट्स MR। बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड का MR तो निकालो बच्चों। सल्फर ट्राइऑक्साइड का MR क्या होगा? सल्फर का होता है 32.1। अब मुझे एग्जैक्ट, मुझे एक्यूरेट चाहिए बेटा। कोई बच्चा पीरियोडिक टेबल से एक्यूरेट बता देगा 32 है या 32.1 है, ताकि हमारा आंसर ही फिर एक्यूरेट आए ना। प्लस 48, 32.1 है, और ये 16 3 48 हो गया ना बेटा, तो ये 80.1 आ रहा है। बेटा इसके मोल्स निकाल लो, 0.1 डिवाइडेड बाई 80.1। ये आ रहा है बेटा मोल इसके, इसके मोल आ रहे हैं 0.001248। ये मोल्स आ रहे हैं बेटा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आप इसको 0.00125 कह दो ना। अब बच्चों ये बताओ कि सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स बनेंगे? बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल बनेंगे? 1:1 है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के भी मोल्स इतने ही नहीं बनेंगे क्या? 0.00125। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? कोई मैंने मुश्किल काम तो नहीं किया। मैंने क्या किया, इक्वेशन बनाई। पहले मैं SO3 को चेक कर रहा हूँ, फिर P4O10 को भी चेक कर लूंगा ना। बड़े मैंने ये किया है कि SO3 के मोल्स निकाले। कैसे? 0.1 ग्राम उसने बताया हुआ था, कंपाउंड X है ये 0.1 ग्राम। इसको उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया तो यू विल गेट द मोल्स। और मुझे इक्वेशन पता है, SO3 को जब वाटर में डालते हैं तो H2SO4 बनता है। 1:1 रेशियो है, तो जितने मोल SO3 के होंगे उतने ही सल्फ्यूरिक एसिड के बनेंगे। SO3 के मोल है 0.00125, तो सल्फ्यूरिक एसिड के भी कितने बनेंगे? 0.00125। अब वो क्या कह रहा है? पहले इस सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना इतना सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला आपने। बच्चों एक बात बताओ, ये सबको पता है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन हो, ये बहुत गौर से सुनने की बात है, अगर किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन हो और उसकी कंसेंट्रेशन गिवन हो, अगर किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन हो और उसकी कंसेंट्रेशन गिवन हो बच्चों, तो उसके मोल्स कैसे निकालते हैं? बता दो, शाबाश। किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम और कंसेंट्रेशन गिवन हो तो उससे मोल कैसे निकालते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करेंगे। ये देखो ना बच्चों, मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ NaOH, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लो। वैसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो कि कंसेंट्रेशन जो होगी ना 0.1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1000। बेटा ये फॉर्मूला है भाई। इस फॉर्मूला से आप मोल निकाल लेते हो, तो मोल जरा निकाल लो NaOH के, कि आपने कितने मोल NaOH के डाले। तो 0.1 टाइम्स 25 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ रहे हैं बेटा 0.0025 मोल्स ऑफ NaOH। बस आने वाला लास्ट स्टेप रह गया बेटा। उसका क्वेश्चन ये है कि इतने मोल सल्फ्यूरिक एसिड हैं, क्या उसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए इतने NaOH होने चाहिए? तो चेक कर लो, इक्वेशन बनाओ जरा इन दोनों की इक्वेशन बनाओ बेटा। फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा, अगर समझ नहीं आया तो दोबारा बताऊंगा बेटा। ये है जी H2SO4, इसको न्यूट्रलाइज करना है तो यू नीड NaOH। आपको पता है क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस वाटर। बेटा 2 Na है तो यहां 2 लग जाएगा। अब मुझे ये बता दो बच्चों कि सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स हैं आपके पास 0.00125।
0.0125। ठीक है ना। जी बेटा, ये फॉर्मूला मैं दोबारा बता देता हूँ, ये देखो। फॉर्मूला ये है 0.1 टाइम्स 25 डिवाइडेड बाय 1000। ये आपने निकाल लिया 0.0025 मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है। ये इसके मोल्स आ गए बेटा। बच्चों ये बताओ NaOH के मोल आपने निकाल लिए 0.0025, है ना। भाई ये NaOH और H2SO4 में रेशो क्या है, मोलर रेशो क्या है, ये बता दो। NaOH में और H2SO4 में मोलर रेशो क्या है भाई? 2:1। मतलब जितने मोल NaOH के होंगे ना, सल्फ्यूरिक एसिड के उसके हाफ चाहिए आपको। यही है ना। जितने मोल NaOH के होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के मोल उसका हाफ चाहिए फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। NaOH के कितने मोल हैं? इतने मोल हैं। भाई H2SO4 के कितने होने चाहिए? इसका हाफ होने चाहिए। जरा इसका हाफ तो करो। 0.0025 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा इसका हाफ अगर करोगे आ रहा है 0.00125। तो बच्चों ये उतने ही मोल नहीं है क्या? मुझे ये बताओ, क्या सल्फ्यूरिक एसिड को कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए आपने NaOH उतने ही लिए? यस, उतने ही लिए। देख लो जितने उसने क्वेश्चन में बताए हुए। तो इसका मतलब है SO3 इज द राइट आंसर। P4O10 मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप करें। P4O10 जब आप करेंगे ना बेटा, तो ये मोल्स मैच नहीं कर रहे होंगे। कौन से दो मोल्स मैच नहीं कर रहे होंगे? ये दो मोल बच्चों, ये जो आपने NaOH के निकाले और ये निकाले। देखो मैंने क्या किया, फिर सुन लो समरी। मैंने पहले ये किया कि ए और बी को तो निकाल दिया, क्योंकि बी बेसिक ऑक्साइड है, वाटर में डालोगे बेस बनाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है। सी और डी हो सकते थे, क्योंकि ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये एसिडिक होते हैं। दोनों की इक्वेशन लिखी, एसिड बना रहे हैं। लेकिन फिर मैंने ये देखना है कि भाई ये जो एक्स है 0.1 ग्राम, इसका जो सोल्यूशन है, जो कि एसिडिक सोल्यूशन है बेटा आपके पास, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ना, वो कह रहा है मैंने इतना NaOH डाला एग्जैक्टली, मतलब पूरा पूरा इतना NaOH। तो मैंने ये देखना भाई कि ये NaOH किस सॉल्यूशन को, क्या H3PO4 को या H2SO4, किस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना काफी है। तो मैंने पहले NaOH के मोल निकाले। NaOH के मोल मेरे पास इतने आ रहे हैं बेटा, 0.0025 मोल्स। ठीक है ना। तो मैंने यहां लिख दिया इक्वेशन में लिखकर कि NaOH के ये मोल्स हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड के कितने होने चाहिए? आप अभी एज्यूम करो आपने सल्फ्यूरिक एसिड के मोल नहीं निकाले, आपने NaOH के मोल निकाल लिए, और इक्वेशन आपको बता रही है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो उसके इतने मोल होने चाहिए। कैसे बता रही है? 2:1 रेशो है। NaOH के मोल जितने भी होंगे सल्फ्यूरिक एसिड का उसका हाफ होंगे। तो मैंने 0.0025 का हाफ कर लिया 0.00125। यहां से मोल निकाल लिए ना। अब आप अपनी वर्किंग कर लो भाई कि सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स कितने बन रहे हैं। तो आपको पता चलेगा भाई सल्फ्यूरिक एसिड के तो एग्जैक्टली वही मोल बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी इज द राइट आंसर। जी बेटा, P4O10 का बिल्कुल वाटर के साथ रिएक्शन होता है। ये आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे मुदस्सिर, ये इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे। ठीक है। P4O10 वाटर में डालते हैं, फास्फोरिक एसिड बनता है। ये भी आपको, मुझे पता है ये आपको नहीं पता ये बात कि फास्फोरिक एसिड कैसे फॉर्म होता है, क्योंकि इसके लिए आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, और वो इंशाल्लाह मिड टर्म के बाद स्टार्ट होती है बेटा। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है। ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कैलकुलेशन वाला पार्ट समझ आना चाहिए। कैलकुलेशन वाला पार्ट तो बेटा समझ आना चाहिए ना। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। तो रिपीट हो रहा है बेटा, ये हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 10 तो हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30। बेटा इस पे आ जाओ, शाबाश, ये जरा करके देखो बेटा, शाबाश जल्दी से। देखो बेटा इस तरह है, ये भी थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है। और अब पता नहीं ये यहाँ पर कहाँ पर इसकी वर्किंग मैं कर सकता हूँ, पर इसी के ऊपर कर दो, समझ आ जाएगी। थोड़ा सा टफ हो जाएगा मेरे लिए भी करना, चलो कोशिश करता हूँ। बट ये है ना क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है एक्स प्रोड्यूस कंपाउंड एक्स contain element carbon hydrogen oxygen only. 2 gram of X produces 4 gram of carbon dioxide, 1.63 gram of water when completely combusted. What is the empirical formula? चलो इस तरह करते हैं बेटा, एक्स है, इसकी कंबस्शन हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना।
एक्स में आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, उसका मैस कितना है, 2 ग्राम है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है बेटा, 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और 1.63 ग्राम। अच्छा, आप ये मत सोचिएगा कि सर ये 2 से 4 कैसे हो गया, भाई ऑक्सीजन भी तो ऐड हो रही है ना, ऑक्सीजन भी तो ऐड हो रही है। ऑक्सीजन ऐड होगी तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रहा है, इसलिए मैस बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। अच्छा, अरे पहले तो मोल निकाल लो, इन दोनों के मोल्स निकाल लो बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकालो। कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मैस। बट इसके मॉलिक्यूलर मैस से डिवाइड कर दो ना, ये 44। इसके मोल निकालो, वाटर का एटॉमिक मैस 18 होता है। तो आपके पास बेटा इनके मोल्स आ जाएंगे 0.09 मोल्स, 0.09 मोल्स। ये आ गया बेटा मोल्स। अब एक चीज आपको समझानी है जो मुझे लग रहा है भाई आप कहेंगे ये क्या हो गया सर, ये कैसे हो गया। अब मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि कार्बन, इसमें ना एक्स में 3 चीजें हैं। एक्स में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आपने बच्चों आपने बच्चों आपने बच्चों क्या करना है कि जो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इससे मैस ऑफ कार्बन निकालना है। अगर आपको याद हो ना, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला में करवाया हुआ है। मैं आपको याद इसलिए करवा रहा हूँ बार बार, ताकि कोई बच्चा ये ना कहे सर ये कब पढ़ लिया था। ये देखें भाई, आपको जो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था बच्चों, ये वाला याद है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मैस, इससे मैस ऑफ कार्बन कैसे निकालना था, ये देखा, याद आया बेटा आपको। कार्बन डाइऑक्साइड का मैस दिया हुआ था। अब देखो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का मैस दिया हुआ है और इससे मैस ऑफ कार्बन निकालना है कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम है, तो इसमें कितना होगा, x ग्राम। तो ये मैस ऑफ कार्बन आ गया। नहीं याद आ रहा बच्चों। और फिर इसी तरह बेटा आपने मैस ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम है, तो इतने में कितना होगा। ये मैं भी आपको चलो दोबारा करा देता हूँ अगर भूल चुके हैं। बेटा ये ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करता हूँ, ठीक है, थोड़ा जगह कम है इधर। बेटा मसला ये है, मुझे ये पता चल गया है भाई कि अगर मैं मोल्स ना भी निकालता ना, मोल्स निकालना चलो लाजमी नहीं है, मोल्स ना भी निकालता उसके बगैर भी हो जाता, चलो मैं मोल्स एक मिनट के लिए रब करता हूँ बेटा, मोल्स रब कर देता हूँ। ठीक है, ये लो। टारगेट क्या है मेरा, कार्बन डाइऑक्साइड उसने मुझे बताया हुआ है, वाटर उसने मुझे बताया हुआ है, इतना बन रहा है। मुझे ये देखना है भाई कि इस एक्स में कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। बच्चों आपको याद है ना, ओ लेवल्स में भी जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन करते थे, तो एग्जामिनर आपको क्या चीज देता था बताओ। जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन ओ लेवल्स में करते थे, तो क्या स्टार्टिंग में आपको मैसेज ऑफ एलिमेंट गिवन होते थे कि मैस ऑफ कार्बन इतना है, या परसेंटेज मैस ऑफ कार्बन इतना है, मैस ऑफ हाइड्रोजन इतना है और मैस ऑफ ऑक्सीजन इतना है। इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, इस क्वेश्चन में उसने आपको मैस ऑफ एलिमेंट नहीं दिया, मैस ऑफ कंपाउंड दे दिया है। क्या फर्क है इस क्वेश्चन में, एग्जामिनर ने आपको मैस ऑफ एलिमेंट नहीं दिया, मैस ऑफ कंपाउंड दिया है। कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो 4 ग्राम बन रहा है, वाटर जो है ना वो 1.63 ग्राम बन रहा है। तो आप पता है क्या करो, मेरी बात सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड से मैस ऑफ कार्बन निकालना है, आप हेडिंग ये दो, अब करना क्या चाह रहे हो, मैस ऑफ कार्बन निकालना चाह रहे हो फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों निकालना चाह रहे हो, इसलिए बच्चों कि इस कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन का मैस होगा, तो आपको ये पता चल जाएगा ना एक्स में कितना कार्बन है, क्योंकि कार्बन का मैस तो नहीं बढ़ रहा ना, जितना कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मैस होगा एक्स में भी उतना ही होगा, तो आपको मैस ऑफ कार्बन पता चल जाएगा। इसी तरह वाटर है ना, इसके मैस से आप हाइड्रोजन का मैस निकालोगे, मैं भी बताता हूं कैसे। पर आप कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन का मैस निकालना चाहते हो, इसका एमआर निकालो पहले। कार्बन डाइऑक्साइड का एमआर, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का होता है बेटा 12, ऑक्सीजन होता है बेटा 16।
तो 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44। बड़ा ये मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ रहा है? 44। इसमें ये बताओ, इसमें ये कार्बन का कितना मैस है भाई? इसमें ये कार्बन का मैस कितना है? 12। तो आप यहां लिखोगे कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन होता है। ये बात किसी को समझ नहीं आई तो वो बेटा पूछेगा यहीं पर कि सर ये समझ नहीं आई। भाई मैंने क्या किया है, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकाला। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल जो एमआर जो आ रहा है वो 44 आ रहा है। इस 44 में कार्बन का कितना मैस है? 12। तो उसकी रेशो बना ली ना कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना होगा? 12 ग्राम होगा। तो ठीक है भाई, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो चाहिए 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन है। तो 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन है? एक्स। बेटा ये निकाल लो बस, एक्स यहां से। एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 44। 1.09। ये आ रहा है बेटा। बेटा यही काम आप जरा रिपीट कर लो। यही काम आप रिपीट कर लो किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन। मैस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। बेटा वाटर का जरा एमआर तो निकालो। 2 H है, एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। तो 2 + 16 इज इक्वल टू 18। और यहां वाटर के 18 में हाइड्रोजन का कितना मैस है? 2 ग्राम। तो बेटा आप कहोगे 18 ग्राम ऑफ वाटर में हाइड्रोजन का 2 ग्राम आ रहा है। 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन है ना? तो 1.63 ग्राम में कितना होगा? 1.63 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन कितना होगा? एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू 1.63 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 18। यू विल गेट द आंसर। 1.63 टाइम्स 2 divided by 18, 0.18, 0.18 ग्राम हाइड्रोजन। अब बेटा आसान हो गया, बताता हूँ कैसे। देखो एक्स टोटल था 2 ग्राम ना। एक्स आपको पता है, कह रहा है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ये कहा है ना उसने कि एक्स कंटेन्स 3 एलिमेंट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और एक्स का टोटल मैस कितना है? 2 ग्राम। एक्स का टोटल मैस आपको पता है भाई, एक्स 2 ग्राम है। कार्बन का मैस आपको पता चल गया है 1.09। हाइड्रोजन का मैस आपको पता चल गया है 0.18। सिर्फ ऑक्सीजन का मैस नहीं पता बेटा, तो उसको उधर ले जाओ ना बस, आ जाएगा आपके पास। 1.09 प्लस 0.18, ये आ रहा है बेटा 2 इज इक्वल टू 1.27 प्लस ऑक्सीजन। इसको उधर ले जाओगे तो ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 माइनस 1.27। 0.73। अब बेटा आपने वही एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला काम करना है। ये ऑक्सीजन का मैस भी आ गया, हाइड्रोजन का मैस भी आ गया, कार्बन का भी आ गया। सिर्फ वो करना है आपने क्या, यहाँ लिखो आप कार्बन। बस इसने क्या ट्रिक यूज की, इसने आपको तंग इसलिए किया कि एलिमेंट्स के मैसेज नहीं दिए थे, वो आपने निकाल लिए। कार्बन का मैस कितना है? 1.09, ये मैसेज है। हाइड्रोजन का बेटा मैस कितना है? 0.18। और ऑक्सीजन का बेटा मैस कितना है? ऑक्सीजन का 0.73। अब बेटा इनके मोल्स निकाल लो, डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मैस। 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, 1.09 डिवाइड बाय 12, 0.09। 0.09 हाइड्रोजन का बेटा 0.18 ही आएगा। और यहां पर आएगा 0.73 डिवाइडेड बाय 16, 0.046। ये बेटा आ गया। अब मोल जो है रेशियो निकालनी है बेटा, इसमें लीस्ट नंबर कौन सा है उससे डिवाइड कर दो। 0.046 इज द लीस्ट नंबर ना, इससे डिवाइड कर दो बेटा। 0.046 से ना तीनों को डिवाइड कर दो।
क्योंकि रेशियो निकालने के लिए आप जो लीस्ट नंबर होता है उससे तीनों को डिवाइड करेंगे। तो अब आपके पास ये आएगा 0.09 डिवाइडेड बाय 0.046, यार 1.9 मतलब 2। इस तरह बेटा, इसी तरह यहाँ देखो 0.18 डिवाइडेड बाय 0.046, यार 3.9 मतलब 4, और ये बेटा 1 आएगा। तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 1। देखो आप कहोगे सर ये तो बहुत लंबा काम है भाई, आपको बताता हूँ, यही तो एमसीक्यू में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। यही क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। यही क्वेश्चन जब थ्योरी में आता है ना, ये देखो ये वही क्वेश्चन है, मैंने करवाया भी हुआ ये। तो ये थ्योरी में आता है कहीं 5-6 नंबर का। देखो ये सारा क्वेश्चन वही, और यही क्वेश्चन जब आ रहा है, मतलब ये स्टाइल सेम है, मतलब एग्जैक्टली वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन जब वो एमसीक्यू में देता है बेटा, तो वो फिर नंबर उसके एक एक नंबर पे आ जाता है। लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में उसने आपको कहा था कि कंपाउंड एक्स के बारे में बताओ कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। और आपको पता है कि एम्पिरिकल फार्मूला के लिए लाजमी है कि आपके पास उनके मैसेज होने चाहिए, एलिमेंट्स के मैसेज नहीं थे हमारे पास, तो कंपाउंड्स के मैसेज थे। तो हमने क्या किया भाई, कार्बन डाइऑक्साइड से उसने कार्बन डाइऑक्साइड का मैस बताया हुआ था, वहां से कार्बन का मैस निकाल लिया। वाटर का मैस बताया हुआ था, वहां से हाइड्रोजन का मैस निकाल लिया। और उन दोनों को ऐड करके टोटल मैस से माइनस किया तो ऑक्सीजन का मैस आ गया। बस ये काम बेटा आपने एक्स्ट्रा किया है। बाकी तो सारा वही ओ लेवल्स वाला है कि आपने ये मैसेज लिखे, डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मैस से डिवाइड किया, मोल्स आ गए। और बड़ा इन मोल्स की रेशो लेते हैं। इन मोल्स में रेशो कैसे लेंगे, जो लीस्ट मोल होंगे ना उससे तीनों को डिवाइड कर देंगे। 0.046 लीस्ट मोल है तो उससे तीनों को डिवाइड किया तो 2:4:1, तो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 खुद ट्राई कर सकते हो, खुद ट्राई कर लो पहले। वैसे मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर ना आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी बेटा, सिंपल आपको इक्वेशन बैलेंसिंग है, बस इक्वेशन बैलेंसिंग आएगी तो आप खुद कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कि एल्यूमिनियम कार्बाइड है Al4C3, इट रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH, वाटर भी बेटा उसने बताया है कि वाटर इज योर रिएक्टेंट। ये देखो NaOH प्लस H2O, इट गिव्स, क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं Na। अच्छा ये रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए बेटा वो वर्ड इक्वेशन बता रहा है। मैं भी अभी कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या होगा, लेकिन उसने आपको इक्वेशन बताई हुई है कि इस तरह की चीज बनेगी। देखो ना, उसने आपको रिएक्टेंट भी बता दिया, प्रोडक्ट भी, सिर्फ आपको बैलेंसिंग करनी है और हाइड्रोकार्बन बताना है कि क्या हाइड्रोकार्बन होगा। वो पता है कैसे बनेगा, बैलेंसिंग करके बन जाएगा। बताता हूँ कैसे। एक चीज नोट करो, एल्यूमिनियम यहाँ Al कितने हैं, 4 है। इनिशियली मैं अगर यहाँ 4 लगाऊं, क्योंकि बेटा यहाँ एल्यूमिनियम है ना, Na कितने हो गए, 4। अगर मैं इनिशियली यहाँ 4 लगाऊं, अब देखो मुझे एक चीज और समझ आ रही है, अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, सपोज यहाँ मैं 1 ही रखता हूँ अगर, तो बेटा ये कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन है, 3। तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं यहाँ C3 डालू ना, मैं यहाँ डालू बेटा C3, C3 कर दूं, और C3 में मुझे H8 मिल रहा है तो H8 लिख दूं। एक अभी ये चेक कर रहा हूं कि इस बेस पर कि यहाँ Al4C3 था ना, तो मैंने यहाँ चेक करके देखा भाई अगर मैं ऐसे कर रहा हूं। अब जरा बैलेंसिंग कर लेते हैं, बैलेंसिंग, और ये C3H8 मैंने यहां से लिया बेटा, अगर मैं ये कर रहा हूं, ठीक है। अब हाइड्रोजन 8 है, बट यहाँ पर कितने हो गए, 4 इधर हो गए, तो इधर 2 लगाऊंगा तब 8 पूरे होंगे। चेक करो जरा, हाइड्रोजन तब पूरे होंगे ना बेटा, हाइड्रोजन तभी पूरे होंगे ना, यहाँ 8 हैं अगर, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो 2 2 4, 4 इधर हो जाएंगे। लेकिन बेटा देखो, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, कार्बन पे क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन कितने हैं इधर, 4। यहाँ कितने ऑक्सीजन, 2, तो 6 ऑक्सीजन है इधर। यहाँ कितने हैं बेटा, 4 2 8, 8 ऑक्सीजन है। ये तो काम खराब हो गया। नहीं, बैलेंसिंग नहीं है बेटा, बैलेंसिंग नहीं है। देखो ये हिट एंड ट्रायल है, आपने C3H8 चेक करके देख लिया, नहीं नहीं बना, क्योंकि आपका C3 बैलेंस हो रहा है, हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा। भाई आप चेक कर लो, दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है 4 2 8, और यहाँ कितने हैं, 2 ऑक्सीजन इधर और 4 इधर, 6 हैं इधर, तो ये बैलेंस नहीं हो रहा बेटा। इसका मतलब C3H8 से काम नहीं हो रहा।
अच्छा अगर ये करके देखें हम, C2H8 तो नहीं हो रहा ना, C2H6 करके देखें। बेटा ये तो वैसे ही बैलेंस नहीं, देखो दो है ना यहाँ पर, तीन है, तो इसकी चांस मुश्किल है। जरा CH4 करके ना देखें, एक मिनट, CH4, क्योंकि CH4 के पीछे हम 3 लगा सकते हैं ना। अगर ऐसे करके देखें ऐसे, तो भाई यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ भी 3 है। अच्छा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, इधर हाइड्रोजन कितने, 4 3 12, यहाँ कितने हैं बेटा, 4 इधर है, और 4 इधर आ गए ना हाइड्रोजन बेटा, और यहाँ पर 12 है। आपको 8 पूरे करने, यहाँ 4 ना लगा दें, 4H2, अब चेक चेक करो, 4 2 8, हाइड्रोजन पूरे हो गए बेटा, हाइड्रोजन पूरे हैं। ऑक्सीजन चेक कर लो, ऑक्सीजन तो पूरे नहीं है, चेक करो जरा, ऑक्सीजन चेक करो बेटा पूरे हैं या नहीं। यहां पर ऑक्सीजन है 4, यहां पर भी ऑक्सीजन है 4, 4 और 4 8, बेटा यहां पर देखो 4 2 8, ऑक्सीजन पूरे हैं भाई। इसका मतलब ये हुआ कि यही है भाई, CH4 ही बन रहा है। अब चेक कर लो भाई, चेक करने के क्या तरीका, इक्वेशन देख लो ना, इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अच्छा आप कहेंगे मुझे भाई यहां से मुझे हिंट मिल रहा है कि ये C3 है, तो ये 3 मोल ऑफ कार्बन होगा, ये मुझे यहां से पता चला कि 3 कार्बन है, तो मैं पीछे 3 लगा दूंगा, क्योंकि पहले C3H8 लगा के देखा, उससे बात नहीं बन रही थी। तो आपने ये हिट एंड ट्रायल पे करना है, इसका कोई और तरीका नहीं है बेटा। जी अनफाल 0.73 का बेटा बता दो, पहले इस क्वेश्चन को पूरा करने दो मुझे। बेटा देखो, मुझे Al4C3 तो उसने दिया हुआ था, तो मुझे इस 4 से बड़ा हिंट मिला कि भाई ये जो 4 है ना, इसका मतलब है कि इस कंपाउंड के पीछे 4 लगा होगा। जब इस कंपाउंड के नीचे 4 लगाऊंगा तो एल्यूमिनियम 4 पूरे हो जाएंगे, और जब यहां पर 4 लगाऊंगा तो Na के पीछे भी 4 आ जाएगा। यहां से मुझे ये हिंट मिल गया। फिर कार्बन C3 था ना, मैंने C3H8 लगा कर देखा, उससे बात नहीं बनी, CH4 के पीछे 3 लगाया, और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया, तो बिल्कुल बेटा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि ये 0.73 कैसे आया, बेटा देखो, एक्स आपका टोटल 2 ग्राम्स था, राइट, एक्स का मैथ था 2 ग्राम्स। बेटा एक मिनट, अभी अनफाल के क्वेश्चन का आंसर दो। या पहले चलो आपको ही बता देता हूँ, एन के पीछे 4 क्यों लगाया बेटा, इसलिए लगाया कि ये था ना आपके पास, मैं दोबारा बैलेंस कर रहा हूँ, ये लो दोबारा बैलेंस कर रहा हूँ बेटा। बेटा ये Al4 है, 4 एल्यूमिनियम, तो यहां पर क्या 4 लगना चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम 4 हो जाएंगे, है ना। अच्छा अब जब यहां 4 लगाया, तो ये सोडियम कितने हो गए, सोडियम भी तो 4 हो गए ना, तो बेटा सोडियम को बैलेंस करना है, तो यहां 4 लगाओगे। अब आप, अब मुझे कार्बन भी तो बैलेंस करना है भाई, तो मैंने C3H8 लगाया था, नहीं हुआ था, मैंने CH4 लगाकर पीछे 3 लगाकर चेक किया, तो हो गया, कार्बन 3 है। हाइड्रोजन 4 3 12, 12 है, तो बेटा देखो हाइड्रोजन यहां पर 12 है, यहां पर 4 है अभी, तो यहाँ 4 2 8 लगा है, 4 2 8, 4 वाटर के पीछे 4 लगाऊंगा तो हाइड्रोजन 8 हो गए इधर, और NaOH में 4 हाइड्रोजन, तो 12 पूरे हो गए। एक बच्चा पूछ रहा था सर ये 0.73 कैसे आया, बेटा एक्स का टोटल मैस 2 ग्राम है, राइट। आपको कार्बन का मैस पता है कितना है, 1.09। आपको हाइड्रोजन का मैस पता है कितना है, 0.18। बड़ा इन दोनों मैसेज को ऐड कर दो, 1.27 आ गया, तो 2 में से माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन का मैस नहीं आ जाएगा बेटा, 2 में से माइनस करेंगे अनफाल, 2 में से माइनस करेंगे तो क्या मैस नहीं आ जाएगा हमारे पास, बताओ जरा अनफाल। एक्स टोटल 2 ग्राम है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन का मैस हमें पता है 1.09, हाइड्रोजन का मैस हमें पता है 0.18, मैंने दोनों को ऐड किया, 2 में से माइनस कर दिया। ये कर लो बेटा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 40 ग्राम ऑफ मेथनॉल। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ बैलेंसिंग आपको अगर आनी चाहिए। मेथनॉल होता है CH3OH, राइट, इसकी जरा कंबस्शन करो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, राइट। बैलेंसिंग कर लो, एक कार्बन है ना बच्चों, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और एक 1, 4, 4 हाइड्रोजन है, तो आपके पास बनेगा 2H2O।
अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन है टू इधर और टू इधर, फोर ऑक्सीजन है बच्चों। कितने ऑक्सीजन है? फोर। फोर में से भाई एक इधर लगा हुआ है, तो आपको तीन पूरे करने हैं बस। 3/2। 3/2 नहीं समझ आती तो भाई 1.5 लिख दो ना। देखो ना, देखो, 1.5 टाइम्स 2 3, और एक ये चार, चार पूरे हो गए। यहां भी दो इधर और दो इधर, चार पूरे हो गए। तो एक मोल मेथानॉल के लिए 1.5 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। एक मोल मेथानॉल के लिए 1.5 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ना? 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। भाई वो कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 40 ग्राम्स। 40 ग्राम्स के लिए आपको कितने ऑक्सीजन चाहिए? कितने ऑक्सीजन के मोल्स चाहिए इन मॉलिक्यूलर फॉर्म? ठीक है बेटा, 40 ग्राम के मोल निकाल लो ना। मेथानॉल का एमआर कितना होता है? तो आपको पहला काम ये करना है, मोल्स निकालने। मोल्स ऑफ मेथानॉल 40 डिवाइडेड बाय इसका एमआर। बेटा कार्बन का है 12, हाइड्रोजन बेटा 3 और प्लस 1 4, और ऑक्सीजन 16। देखो कितना आ रहा है, 12 प्लस 4 प्लस 16। तो फिर डिवाइड कर दो, 32। जी बच्चों देख लो जल्दी से। बेटा इसको बैलेंस कर लो ना, बैलेंस करो जरा, इक्वेशन को 1.5 समझ आ जाएगा। अजान हो रही है इसलिए मैं बोल नहीं रहा बेटा।
अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि 1.5 समझ नहीं आया। बेटा देखो, ऑक्सीजन काउंट करो कितने हैं इधर। दो इधर है और दो इधर है, चार, टोटल चार ऑक्सीजन है। इधर भी चार होने चाहिए। तो एक ऑक्सीजन यहाँ है, तो इधर तीन होने चाहिए ना। इधर तीन होने चाहिए, तो टू को किससे मल्टीप्लाई करूं, थ्री आता है। 3/2 से। टू को किससे मल्टीप्लाई करोगे, थ्री आएगा। टू को 1.5 से मल्टीप्लाई करो, थ्री आ जाता है। तो 1.5 का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/2, या 3/2 लिख दो या 1.5 लिख दो, एक ही बात है बेटा। ठीक है। तो फिर मैंने ये कहा कि एक मोल के लिए 1.5 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो 1.25 मोल्स के लिए कितने चाहिए, एक्स। तो आप यहां से बेटा एक्स निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना रखते हैं। आगे क्वेश्चन आसान होना शुरू हो जाएंगे अभी। लेकिन आपको ना बेटा ये प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, ये भी। आ, आप लोग बेशक पहले थ्योरी कर लें। आप थ्योरी तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं ना, तानीस। इसलिए मैंने थ्योरी नहीं करवाई, मैंने कहा कि पहले मैं एमसीक्यू कराता हूँ। तो थ्योरी आप बेशक खुद ट्राई करें। अगर होते हैं वेल एंड गुड, नहीं होते तो मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा। ठीक है, और कोशिश करें बेटा कि 7:45 से 8:45 कल से जो क्लासेस होंगी वो भी आप ज्वाइन करें। इसमें मैं मोल ही करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी मोल की प्रैक्टिस जरा अच्छी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बस। अल्लाह हाफिज। ये मैं भी आपको सेंड कर देता हूँ, बल्कि इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है।